मणिपुर का अभी मामला देख लीजिए, गृह युद्ध की स्थिति है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा है उसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कितने स्ट्रांगली कहा है और कितनी चिंता जाहिर की है। और हमारे प्रधानमंत्री ठीक उसके उल्टे, उनको लग रहा है कोई घटना ही नहीं हो रही है, बिल्कुल मौन है। नरेंद्र मोदी नेता हैं, भाषण करने में कहीं कोई संदेह नहीं है, बहुत भारी भाषणबाज हैं। एक से एक कपड़ा डिजाइनर ड्रेस पहन करके अब देखिएगा कि एक ड्रेस जो है, एक डिजाइन जो है वो दोबारा जो है नहीं पहनते हैं। जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसने जो कुछ हासिल किया है डेमोक्रेसी के जरिए, अपने आंदोलन के जरिए, उसको ये खत्म करने पर लगे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र होने का मतलब होगा कि भारतीय संविधान जो है बक्सा में बंद हो जाएगा, मनुस्मृति का पाठ शुरू होगा और उसके आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ने की बात होगी। और जो कुछ हासिल किया है दलितों ने, आदिवासियों ने, महिलाओं ने, पिछड़े वर्गों ने इतने दिनों में लोकतंत्र से, वो उनके हाथ से वापस जो है वहीं चला जाएगा। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जाति सर्वेक्षण पर लगी रोक हटा ली है। अब जाति सर्वेक्षण का काम यहाँ शुरू होगा। पिछले महीने पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद, सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उस पर फैसला सुनाया। फैसला आने के बाद जो लोग इसके पक्ष में थे, खासकर सरकार और सरकार से जुड़ी पार्टियां, वो इसको लेकर के फैसलों को लेकर के वो खुशी प्रकट कर रही हैं और कह रही है कि इससे जो सरकार की जो मंशा है कि समाज की तस्वीर उसके सामने आए, तो वो तस्वीर सामने लाने में मदद मिलेगी सर्वेक्षण शुरू होगा तो। हमारे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सदस्य शिवानंद तिवारी जी। उनसे हम जानना चाहें कि जो फैसला आया है कोर्ट का, उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं और ख़ास करके संदर्भ उसका ये है कि जो लोग इसको रोकना चाहते थे उसके पीछे की मंशा क्या थी। तिवारी जी, देखिए, सबसे पहले तो बिहार सरकार को बधाई, और बिहार सरकार के पक्ष को बहुत ही मजबूती के साथ और विद्वतापूर्ण ढंग से रखने के लिए जो बिहार के एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही जी, उनको भी बधाई। देखिए, ये एक फैसला बहुत अहम फैसला है, क्योंकि कई जगह ये मामला जो है फंसा हुआ था, कई राज्यों में मामला फंसा हुआ था। सबको एक रास्ता जो है मिल गया। जैसा आपने शुरू में कहा कि कार्रवाई होगी, नहीं, जातीय सर्वेक्षण का काम तो बिहार सरकार शुरू कर चुकी थी। उसका पहला और दूसरा चरण लगभग पूरा हो चुका था, बाकी जो है काम होगा। वास्तव में इसका मकसद क्या है? क्या सरकार अपने अधिकार से बियॉन्ड जा करके जातीय सर्वेक्षण करा रही है? अगर मूल मुद्दा यही था, ये जो जातीय सर्वेक्षण सरकार करा रही है, ये अधिकार उसको संविधान से ही मिला है। संविधान से वो अधिकार कहाँ से मिला? संविधान के किस पक्ष से उसको ये अधिकार मिला? तो आप देखिएगा कि जो प्रियम्बल है संविधान का, उस प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि भारत के सभी नागरिकों के बीच में समानता जो है पैदा करना ही संविधान का लक्ष्य है। उस समानता को हम कैसे हासिल करेंगे? जब तक जो असमानता है समाज में, उसकी जानकारी अगर हमारे पास नहीं होगी तो समानता के लिए हम काम नहीं कर सकते हैं। आज़ादी के बाद से जो विषमता हमारे समाज में है, विषमता हमारे समाज में कई तरह का है। पहली विषमता जो है भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे बड़ी और सबसे भयानक किस्म की विषमता जो है वो जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था इस देश की सबसे बड़ी जो है सच्चाई है और सदियों से ये व्यवस्था चली आ रही है। इस व्यवस्था ने देश को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है और आज के दिन भी वो नुकसान पहुंच रहा है। आप कल्पना कीजिए कैसा हमारा देश है और कैसा हमारा अतीत है कि मोहम्मद गजनी ने 17 बार इस देश पर आक्रमण किया। पहली बार, दूसरी बार की बात समझ में आ रही है। और आप देखिएगा कि किस इलाके से गजनी आया, उस इलाके की आबादी क्या है। और भारत की आबादी तो हमेशा से बड़ी आबादी रही है, इस पूरे क्षेत्र में आबादी रही है। पहले दूसरे के बाद भी यह देश नहीं चेता कि वो तो हर साल उसने रूटीन बना लिया था भारत पर आक्रमण करने का।
हमारी ऐसी स्थिति रही है। और सिर्फ गजनी का ही नहीं, जो भी आया हम लोगों के देश में आक्रमणकारी के रूप में, उसने हमारे देश पर जम करके छाती पर जो है मूंग दला और हमको गुलाम बनाया। अंग्रेज़ों की हालत आप देख लीजिए। जिस समय पलासी का युद्ध हुआ था 1787 में, उस समय मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लंदन में दफ्तर था, उसमें मात्र 15 आदमी काम करता था। और हिंदुस्तान में उस समय मैंने 2,500-3 हज़ार जो है से भी कम मैंने गोरे लोग थे। और पलासी के युद्ध से ही समझिए कि हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की शुरुआत जो है हुई। इसके पीछे आप देखिएगा, मूल कारण यही है, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था में ये मान लिया गया कि साहब जो श्रेष्ठ है, शीर्ष पर है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का अधिकार होगा शिक्षा ग्रहण करने का, शिक्षा देने का। क्षत्रिय जो हैं उनकी जवाबदेही होगी राज करने की और राज की रक्षा करने की। वैश्यों की जवाबदेही होगी व्यापार करने की। और बाकी सब अलग अलग श्रेणियों में जो विभक्त लोग हैं, उनको शिक्षा के अधिकार से, उनको संपत्ति के अधिकार से, उनको राजकाज में भाग लेने के अधिकार से वंचित जो है कर दिया गया। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश की जनता से यह वादा किया गया कि देश जब हमारा आज़ाद होगा तो ये जो गैर बराबरी है, उसमें आर्थिक गैर बराबरी को भी जोड़ा गया, जो गरीबी है, दरिद्रता है, इन सब को दूर किया जाएगा, दूर करने का उपाय किया जाएगा और समता मूलक जो है समाज स्थापित किया जाएगा। ये वादा किया गया था। और उसी के आधार पर हमारे यहाँ समझिए कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब देखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद आज़ादी की लड़ाई में जो है पैदा हुआ। और हम ऐसा मानते हैं, और हमारे जैसे और लोग भी मानते हैं कि महात्मा गांधी उसके जनक थे। क्योंकि अब इसका उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि 1857, इसके पहले ये कांग्रेस के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई हुई, उसके पहले जो है सबसे बड़ी लड़ाई 1857 में हुई थी। लेकिन 1857 के उस माने महान संघर्ष में भी पूरा देश एकजुट नहीं हुआ था। दक्षिण भारत अछूता रह गया था। आप यहाँ भी देखिए कि उसको कुचलने के लिए, उसका दमन करने के लिए 1857 की बगावत को सिख रेजिमेंट की जो है मदद ली गई थी। ये जो कांग्रेस के नेतृत्व में और गांधी के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वही खास करके जलियांवाला बाग और ये जो वो कमीशन लागू किया गया जिसके चलते हैं, हाँ, उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने ये कॉल दिया कि अगर ये लागू किया गया, जिसमें मैंने नाक रगड़ करके सड़क पर चलने का प्रावधान था, हम जो है देश में हड़ताल करेंगे। साइमन गो बैक। हाँ, ये पहली दफ़ा जो है देश उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक साथ हुआ था। आज़ादी के बाद तरह तरह की योजनाएं बनी। आज़ादी के समय ही संविधान में ही जो दलित समाज था, आदिवासी समाज था, उनके लिए विशेष अवसर का पालन करते हुए उनको आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरी में भी और राजनीति में भी उनको आरक्षण दिया गया। बाकी पिछड़ी जातियों के लिए उनकी जो स्थिति थी, माली स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसके अध्ययन के लिए आयोग बनाने का प्रावधान किया गया और उसके अनुशंसा के आधार पर आरक्षण देने की बात की गई। ये सारा कुछ क्यों हो रहा था? वही आज़ादी जो संविधान है हमारा, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो समानता की बात कही गई है, उसी को हासिल करने के लिए अब जो है कोई सरकार का ये दायित्व बनता है, आप इतनी बड़ी आबादी को ऊंचा उठाने के लिए आपने ये सारा कार्यक्रम जो है चलाया है। तो आपको देखने का ये अधिकार है कि हम जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं उसका लाभ जो है लाभार्थी को मिल रहा है या नहीं। लाभार्थी समूह में कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे शेड्यूल कास्ट की बात हो, शेड्यूल ट्राइब की बात हो या जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात हो, इसमें सबको समान ढंग से अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही उस समूह के में कुछ ही जो है हिस्सा, वो सबका सब जो है लाभ जो है ले रहे हैं, बाकी को नहीं मिल रहा है। तो सरकार के पास अगर आंकड़ा नहीं होगा, सरकार के पास सही जानकारी नहीं होगी, तो ये जो कार्यक्रमों सही ढंग से कार्यक्रम भी नहीं बन पाएंगे
और ये माना जा रहा है, लोग कह रहे हैं खुद भी, जो आरक्षण के विरोधी हैं वो भी कहते हैं कि फलाने जात को कैसे मिल गया, मैंने यादव को कैसे मिल गया इतना ताकतवर है, तो कुर्मी को कैसे मिल गया इतना ताकतवर है। इसकी जानकारी जो है वो कैसे हासिल होगी जब तक हम सर्वेक्षण नहीं कराएंगे। ये माना जाता है कि सरकार के काम में, सरकारी नौकरियों में जिन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ उनको प्रतिनिधित्व देंगे, और सर्वेक्षण से अगर ये साबित होता है कि अमुक जाति का प्रतिनिधित्व जो है आबादी के अनुपात में पूरा हो गया, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए सर्वेक्षण जो है अति आवश्यक था, और बिहार सरकार उसी को मद्देनज़र, उसी को लक्ष्य बना करके सर्वेक्षण का काम करा रही थी, जिसको रोक दिया गया। और हम पटना हाई कोर्ट को इसके लिए धन्यवाद देंगे कि उन लोगों ने उस रोक को हटा लिया, और बाकी जो, जैसा हम लोगों ने शुरू में कहा कि 80% काम सर्वेक्षण का हो चुका था, बाकी 20% काम जो है शुरू होगा। उसके आधार पर जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, जो जानकारी मिलेगी, नए सिरे से फिर जो है उस पर काम होगा। तो इस तरह के उपायों से एक सामाजिक बदलाव और वंचित समूहों के को चिन्हित करके उनके विकास के उपाय ढूंढने का जो काम है वो होता है। तो आखिरकार जो ये सामाजिक बदलाव और वंचित समूहों को आगे ले जाने के लिए जो कुछ मैकेनिज्म सरकार लाना चाहती है, तो उसका विरोध जो होता है तो उसके पीछे क्या राजनीति है, उसके पीछे क्या कैसी मंशा है? देखिए, दो तरह के लोग विरोध करने वाले लोग हैं। एक तो शुरू में हमारे यहाँ जो हिंदू समाज व्यवस्था है, हिंदू समाज व्यवस्था में जो जिनको द्विज कहा जाता है, जो सबसे ऊपर हैं, ये सबसे बड़े विरोधी हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान का जो द्विज समाज है उसके जैसा स्वार्थी समूह जो है मिलना मुश्किल है। वो चाहते हैं कि नहीं, जो कुछ चला आ रहा है सदियों से, बाकी समूह वंचित रहें, अछूत रहें, औरतें जो है घर के बाहर नहीं निकलें, और हमारे हाथ में जो ताकत है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो हैसियत है राजनीति में, समाज में, वो हमारी कायम रहे। तो सबसे पहले विरोध तो यही नहीं लोगों का है। आप याद कीजिए कि जब मंडल कमीशन लगा था उस समय कितने लोगों ने आत्मदाह किया था। मैंने, हमको जहाँ तक याद है 100 से ऊपर लोगों ने आत्मदाह किया था, सैकड़ों जगह गोली चली थी, ये सब हम लोगों ने देखा है। क्यों भाई? जो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकारी नौकरियों में कुछ ही लोगों का कब्जा है, बाकी एक बड़ी आबादी उससे बाहर है, सरकारी कामकाज से बाहर है। उसको सरकारी कामकाज के साथ आप नहीं जुड़िएगा। उसके अंदर तो जाति व्यवस्था की वजह से आपने उसके मन में हीन भावना पैदा कर दिया है। आप जो है उसको, उसके मन में आपने ये कर लिया कि नहीं साहब, ये धर्म हमारा कहता है कि तुमने पिछले जन्म में जरूर कुछ ऐसा पाप किया होगा, ऐसा काम किया होगा जिसके अंदर तुम पिछड़ों में पैदा हुए, अछूतों में पैदा हुए। तो उनके अंदर जो ये समाज व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था है, उसने जो हीन भावना पैदा किया, इतनी बड़ी आबादी जो है एकदम अलग हो गई। 15% 16% आबादी से ही कोई वैज्ञानिक बनेगा, उसी से इंजीनियर बनेगा, उसी से फिलोसफर बनेगा, उसी से मैथमेटिशियन बनेगा। बाकी आबादी की कोई भूमिका जो है नहीं होगी। वो समाज कैसे तरक्की कर सकता है? इस बात को जो द्विज समाज है, जो अपने आप को बौद्धिक कहता है, उसको कहता है कि बाकी नालायक लोग हैं और इन नालायकों को जो है आरक्षण दे करके इनको जो है बैठा दिया गया है, इनको नाजायज बैठाया गया है। उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं समाज व्यवस्था में रोग है कि 15% से ही सब लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, बाकी लोगों में ये क्षमता क्यों नहीं विकसित हो रही है। तो अगर सचमुच उन्हें देशभक्ति होती, देश के प्रति चिंता होती, तो वो खुद जो है आगे बढ़ करके इस दिशा में जो है कार्रवाई करते। लेकिन जो विरोध करने वाली जो बात आप कह रहे हैं कि ऐसा तबका जो एक तरह से रूढ़िग्रस्त भी है, लेकिन हमने ये देखा कि जो ये जो याचिका डाली गई थी उसमें एक प्रोमिनेंट नाम था। जब आप मंडल कमीशन वाली बात कर रहे थे उसमें एक प्रोमिनेंट नाम था यूथ फॉर इक्वालिटी। वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश के खास करके
प्रीमियम जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ वो लोग ये एक्टिविटीज उनकी चलती है और वो लोग आरक्षण का खुला विरोध करते हैं। वो सबसे बड़े याचिकाकर्ता वही थे पहले इस मामले में भी, जो पटना हाई कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी उसमें यूथ फॉर इक्वालिटी वाले भी लोग उसमें थे। ये कौन है यूथ फॉर इक्वलिटी वाले, और इनके लिए इक्वलिटी का आधार क्या है? तो आप देखिएगा यूथ फॉर इक्वलिटी का नारा लगाने वाले लोग जो है वो उसी तबके से आए हैं। नाम उन्होंने रख लिया है आकर्षक, इक्वलिटी के लिए हम लड़ रहे हैं। जो हमारा अनइक्वल समाज है इसको आप नहीं महसूस कर रहे हैं, इसके तरफ आप ध्यान आपका नहीं जा रहा है। आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे समाज की बनावट, हमारे समाज की जो व्यवस्था है जिसको धर्म से सैंक्शन प्राप्त है वही अनइक्वलिटी वाले में है। तो जो सचमुच ईमानदारी के साथ इक्वलिटी में यकीन करने वाले लोग हैं उसके सामने जो अनइक्वल सोसाइटी है जात के आधार पर उसको उस वहाँ जो है इक्वलिटी कैसे लाई जाए इस दिशा में उसका दिमाग काम करेगा। ये कहेंगे कि इक्वलिटी क्या, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो योग्य हैं, जो काबिल हैं, उनको जो है उस काम के लायक जो है लाया जाए, ये उनका ये है। तो ये अप्रत्यक्ष ढंग से यूथ फॉर इक्वलिटी वाले लोग जो हैं ये यूथ फॉर अनइक्वलिटी वाले लोग हैं। अच्छा, तो ये तो हुआ कि ये ऐसे लोग जो कि द्विज समाज में पैदा हुए आप कह रहे हैं, लेकिन हम दो ऐसा उदाहरण आपके सामने रखना चाहते हैं। एक रामविलास पासवान जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, दलितों के बड़े नेता माने जाते थे, तो उनका एक इंटरव्यू 2018 के जुलाई महीने में एक अखबार ने छापा और उसकी हेडिंग थी कि दलित तो हल भी चला लेगा लेकिन ब्राह्मण तो हल छुएगा नहीं, इसलिए सवर्णों को आरक्षण दो, ये उसकी हेडिंग थी। और दूसरा एक मामला है कि एक बीजेपी के एमएलसी हैं डॉक्टर संजय पासवान, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उसमें वो केंद्रीय मंत्री भी हुआ करते थे। जब पिछली बार बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि हम जाति सर्वेक्षण करवाएंगे तो इसके खिलाफ वो गले में एक पट्टा लटका करके और पैदल चल करके बिहार विधानमंडल के कैंपस में आए, जिस पर लिखा हुआ था कि जाति की गणना नहीं गरीबों की गिनती कराओ। तो ये तो द्विज समाज के लोग नहीं थे, ये तो पासवान जी, जो रामविलास पासवान जी या संजय पासवान जी, ये क्यों विरोध कर रहे थे? देखिए ये बहुत आसान है समझने में। जब जो पिछड़ों का जो आंदोलन था उस आंदोलन में फूट पैदा हुआ है 90 में, आप समझिए जिस समय मंडल कमीशन लागू हुआ 92 के दिसंबर महीने में ये शुरू हुआ। मंडल कमीशन के पक्ष में, समर्थन में सब लोग एक साथ थे। मंडल कमीशन लागू हुआ, सब लोग एक साथ थे। बाद में सत्ता के बंटवारे को लेकर के जो पिछड़े जमात के नेता लोग हैं, आरक्षण के समर्थक जो नेता लोग हैं, उनमें फूट हुआ। अब फूट हुआ तो भाई डेमोक्रेसी जो है संख्या का खेल है। अब संख्या के खेल में अपर कास्ट की भूमिका इम्पोर्टेंट हो गई। वो जो है जिस पलड़े पर बैठ जाए वो भारी हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से अरे ये संजय पासवान हो या रामविलास भाई हो, रामविलास भाई हमारे पुराने मित्र हैं। हमको याद है 1969 में हमने शंकराचार्य पर केस किया था, उसमें आपके साथ, हाँ उसमें हमारे गवाह थे वो। तो 1969 में ही पहली दफ़ा आए हैं, तो शुरू से हम उनको देख रहे हैं। हम उनको इस मामले में क्रेडिट देते हैं कि जो मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन के समर्थन में मजबूती के साथ उन्होंने आवाज़ उठाई, बावजूद इसके कि वो जिस बिरादरी में पैदा हुए थे उस बिरादरी को ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा था, लेकिन पिछड़ों के आरक्षण के लिए भी उन्होंने उसी के मजबूती से आवाज़ उठाई। लेकिन जैसा हमने आपको कहा कि सत्ता का जो खेल है उसमें जो बंटवारा हुआ, मतलब पिछड़ों के बीच में जो बंटवारा हुआ, टूटे, कुछ इधर गए कुछ उधर गए, उसमें अपर कास्ट को माने संतुलन बनाने का मौका मिला। अभी भी आप देखिएगा समाज में जो आरक्षण है पंचायती राज व्यवस्था में, उसमें किस तरह से डम्मी कैंडिडेट को अपर कास्ट जो है खड़ा कर रखे अपने अनुकूल जो है बनाने की कोशिश करता है। वही काम यहाँ भी हो रहा था। तो ये जाति गणना पर जो निर्णय आया है उसके
पहले आपने देखा होगा कि एक निर्णय आया केंद्र सरकार का, एक डिस्कोर्स बदल दिया गया कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और उस पर काफ़ी बहस हो रही थी। प्रधानमंत्री इसको एक तरफ से ये कर रहे थे, इसके पक्ष में वातावरण बना रहे थे और ये माना जा रहा था कि ये जाति जनगणना वाला जो है यह पृष्ठभूमि में चला जाएगा। तो ये डिस्कोर्स क्या अब चेंज होगा दोनों का? देखिए, उसके पहले ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के पहले मैंने, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि नरेंद्र मोदी जी भी पिछड़े समाज से आते हैं। हालांकि जिस जमात में वो है उसमें जो अगड़े हैं और ख़ास करके ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनके चरणों में सर जो है उनको झुकाना पड़ता है, या आरएसएस के तमाम लोग जो है उनको झुकाना पड़ता है। तो उन्होंने रोहिणी कमीशन बैठाया। रोहिणी कमीशन किस लिए बैठाया कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है पिछड़ों को, इसमें जो असंतुलन पैदा हुआ, जो हम आपको कह रहे थे कि आरक्षण आपने दिया, कुछ ही समूह ने फ़ायदा उठाया, बाकी के पास उसका नहीं पहुंच पाया। यहाँ भी क्यों हुआ? मंडल कमीशन लागू हुआ, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला क्या था? उसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा था। मंडल कमीशन में पिछड़ा और अति पिछड़ा नहीं था। तो अति पिछड़ा में भी मैंने, ऐसा नहीं है कि सबको, जितने अति पिछड़े हैं सबको मिल गए, उसमें भी जो जिनकी संख्या भारी है या जिन्होंने शिक्षा हासिल किया है उनको लाभ मिल रहा है, बाकी को लाभ नहीं मिल रहा है। इस असंतुलन को का अध्ययन करने के लिए और इस असंतुलन को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने रोहिणी कमीशन जो है बैठाया। रोहिणी जी वो दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही थी। 13 बार उस कमीशन को एक्सटेंशन जो है दिया गया और अभी आज जो है उन्होंने जो है राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट जो है सौंपा है। तो ये आप देखिएगा, शुरुआत जो है वहाँ हुई थी। अब इधर क्या दिखाई हो रहा है कि जो एंटी इनकमेंसी है, एक लंबे समय तक शासन में नरेंद्र मोदी रहे और उन्होंने 2014 में जो अपने लिए चुनाव अभियान चलाया था, उसमें बहुत सारा सपना जो है लोगों को दिखाया था। बेरोजगारों को काम, 2 करोड़ लोगों को हर साल हम काम देंगे, किसानों के आमदनी को हम दुगना करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका जो है विकास करेंगे। सारा उनका कुछ नारा था, ये कहीं दिखाई नहीं दिया। अब देखिएगा 2019 के चुनाव के पहले ही लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू किया कि भाई 2014 में आपने जो वादा किया था, वादा कहाँ पूरा हुआ? तो अचानक पुलवामा का केस होता है, सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में होता है और पूरा डिस्कोर्स जो है बदल गया। देशभक्ति का भूत जो है देश पर सवाल हुआ और 2019 बहुत आसानी से जीत गए, बल्कि 2014 के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत ढंग से चुनाव जीते। तो अब जो है स्थिति ऐसी हो गई है, इनके पास कोई दृष्टि नहीं है। नरेंद्र मोदी नेता हैं, भाषण करने में कहीं कोई संदेह नहीं है, बहुत भारी भाषणबाज हैं, एक से एक कपड़ा डिजाइनर ड्रेस पहन करके। अब देखिएगा कि एक ड्रेस जो है, एक डिज़ाइन जो है, वो दोबारा जो है नहीं पहनते हैं। भाषण देने में उनका जो अंदाज है, जिस अंदाज में भाषण देते हैं, वो अंदाज ऐसा है कि एक आदमी जो है उसको क्या कहा जाए, एक समझिए कि मानसिक रोग किस्म का है। हम बोले जा रहे हैं, अपनी आवाज़ जो है हमको सुनने में इतनी अच्छी लग रही है, अब गूंज जो है उस आवाज़ की है, वो उसमें डूबे हुए हैं, आनंद जो है ले रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल केस है जिसको नार्सिस्टिक कहा जाता है, वो उस तरह के व्यक्ति जो हैं। अब किस ढंग से उन्होंने कोरोना को हैंडल किया, किस ढंग से उन्होंने जो नोटबंदी किया उसका क्या परिणाम निकला, नोटबंदी जब किया था उस समय क्या क्या कहा था, क्या क्या हासिल करेंगे, और अगर हम ये हासिल नहीं कर पाए तो हमारे साथ जनता क्या सलूक करेगी, ये भी उन्होंने कहा था। तो ये सब कुछ के बावजूद साबित होता है, या मणिपुर का अभी मामला देख लीजिए, गृह युद्ध की स्थिति है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा है उसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कितने स्ट्रांगली कहा है और कितनी चिंता जाहिर की है, और हमारे प्रधानमंत्री ठीक उसके उल्टे, उनको लग रहा है कोई घटना ही नहीं हो रही है, बिल्कुल मौन है। ये सारी चीज़ें जो है क्या इंगित कर रही हैं? तो उसमें इनके पास एक ही दवाई है, माने लाख दुखों की, एक जॉनी वॉकर का जो गाना था, तो एक ही दवाई है। वो क्या है कि हम जो है कॉम्युनल आधार पर जो है किस ढंग से लोगों को पोलराइज करें। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इसी के पर्पस के लिए है। जब आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड
माने सबके लिए एक समय एक तरह का जो है कानून, पारिवारिक कानून, व्यक्तिगत कानून जो है बने। इसमें भी समानता निहित है। आप अन्य क्षेत्रों में असमानता के लिए काम कर रहे हैं। आर्थिक विषमता जितनी बढ़ी है उतना आज तक कभी हम लोगों के देश में नहीं बढ़ी है। गरीबी एक उसी तरह से बढ़ रही है। दूसरे तरफ अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कैसे ले आ रहे हैं? आप ही का जो 2018 में जो लॉ कमीशन बनाया था, मोदी की सरकार ने ही बनाया था, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों से राय मांगी थी। राय मांगने के बाद जो है कई हजार जो है राय आए और उसी ने कह दिया कि ना इसकी ज़रूरत है और ना आज इसका औचित्य है। फिर अचानक जैसे आपको 2024 नज़दीक आ रहा है, ये नया जो है आपने सगुफा छोड़ा और अभी का जो लॉ कमीशन है वो लोगों से राय मांग रहा है। ये बताया जाना चाहिए कि 2018 में आप ही ने जो लॉ कमीशन बनाया था, उस लॉ कमीशन ने क्यों कहा कि भाई नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई औचित्य उसका नहीं है। जब राय मांग चुका था, हजारों की संख्या में लोग राय दे चुके थे, तो इसका एकमात्र मकसद यही है कि किस तरह से कम्युनल आधार पर जो है पोलराइज किया जाए। इस तरह की राजनीति का नतीजा क्या होता है ये हम लोग देख रहे हैं आपको नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में। और मणिपुर की जो आग है वो मिजोरम में भी फैल रही है, वो आपको मेघालय में भी फैलती हुई दिखाई दे रही है। और पूरा इलाका वो इतना विविधतापूर्ण है कि लगभग 200 के लगभग ट्राइब जो है वहाँ उस इलाके में रहते हैं। इनका बोली चाली, इनका पूजा पाठ, व्यवहार सब अलग अलग किस्म का है। और आप जिस ढंग की राजनीति वहाँ चला रहे हैं, वहाँ क्या होगा भाई? मैंने हजारों किलोमीटर जो है वो कब चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, इन देशों, बर्मा के साथ बॉर्डर लगा हुआ है, म्यांमार के साथ। तो ये इतना बड़ी बॉर्डर वाले इलाके में कोई भी जवाबदेह राजा होगा, जवाबदेह सरकार होगी, उसकी कोशिश ये रहती है कि जो सीमावर्ती इलाका है उस सीमावर्ती इलाके के लोग संतुष्ट रहें, वहाँ असंतोष पैदा नहीं हो। अगर असंतोष उस इलाके में होगा तो हमारे जो दुश्मन हैं उसका जो है लाभ उठाएंगे। तो यही सारा कुछ हो रहा है। इसी के लिए यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हो रही है। हमारा अंतिम सवाल है कि जो सरकार ने जाति सर्वे कराने का निर्णय लिया, तो ये माना जा रहा है कि जो रोजी रोटी का सवाल है, गैर बराबरी का सवाल है, आर्थिक विषमता का सवाल है, वो बहुत सारे सवाल इसके ज़रिए उन सवालों के जवाब ढूंढने के, चाहे उनके उपाय की ओर बढ़ने के तरीके से निकाले जाएंगे। तो जो आपका जो एजेंडा है, सरकार का जो एजेंडा है, क्या दूसरी ओर ये हो रहा है कि जो आपने अभी कहा भी कि सरकार, वो केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार जो है वो कम्युनल आधार पर बांटना चाहती है लोगों को। और अभी कल ही जो योगी जी जो हैं, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह सुनवाई चल रही है, कल उन्होंने एक बड़ा इंटरव्यू दिया पूरे चैनलों को, अखबारों को, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को अपना दावा त्याग देना चाहिए क्योंकि वहाँ शिवलिंग है और वहाँ त्रिशूल है, तो अब उसमें साबित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक तरह से उन्होंने पासा फेंक दिया कि मुस्लिम समुदाय अब अपना निर्णय सुनाए कि भैया हम इसका दावा छोड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो एजेंडे की लड़ाई है, एक एजेंडा है रोजी रोटी गैर बराबरी के खिलाफ, दूसरा एजेंडा है कि इन धार्मिक प्रतीकों को लेकर के लड़ाई छेड़ने की, तो इसमें एजेंडे पर कौन लगता है कि आगे बढ़ पाएगा? अब देखिए, आप हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, कल ही जो है हरियाणा में नूह में बड़े भारी दंगा हुआ। दंगा क्यों हुआ? वहाँ एक जमात है नौजवानों की, और वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक जो है जमात है, उसने एक वीडियो डाला जिसमें इस्लाम धर्म के खिलाफ काफ़ी गंदी बातें कही गई, और उस पर मुस्लिम नौजवान जो है भड़क गए और ढेलाबाजी शुरू हुई। और उसके बाद समझिए कि भयानक ढंग से मैंने 4-5 आदमी के मारे जाने की सूचना जो है आई है। गुड़गांव वगैरह चारों तरफ जो है वो मामला फैल गया। वहाँ भी जो हरियाणा की सरकार है, वो सरकार का दूसरा तीसरा टर्म है, उनकी हालत जो है ख़राब हो गई है। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उनको एब्सोल्यूट बहुमत नहीं आया। हाँ, अब उसमें 2 दल और लोगों से मदद लेकर के उनकी सरकार जो है बनी है। अब और स्थिति खराब हुई है, ये जानबूझ के कराया गया। अभी एक और खबर जो है आ रही थी उत्तर प्रदेश से, योगी जी के राज से, जो आपने कहा वो तो अपनी बात आपने सही कहा कि जब मामला जो है कोर्ट के विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट ने
हाई कोर्ट को निर्देश दिया है ज्ञानवापी ये में सर्वेक्षण कराने के बारे में, तो एक अलग सवाल है। अभी जो कांवड़िया लोगों का सीजन चल रहा है उसमें एक अफसर, कांवड़िया लोग जो है दंगा करने की कोशिश कर रहे थे, उस अफसर ने रोका, उसको वहाँ से हटा दिया गया। तो क्या आप मैसेज दे रहे हैं? ये जो लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रित करने की जवाबदेही जिस तंत्र पर है, उस तंत्र को के लोगों को आप मैसेज दे रहे हैं कि नहीं साहब, आप जो है ड्यूटी अपना मत कीजिए। लोग माने मजबूत लोग जो है कमज़ोर लोगों को मार रहे हैं, तो आप पीठ उस ओर मोड़ दीजिए, यही है। तो ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर के ये हरियाणा में जो वीडियो है, या अभी अफसर का जो ट्रांसफ़र हुआ है, इस तरह की घटनाएं कई जगह हो रही है। सबका नाम हम लोग जानते भी नहीं, इतना बड़ा मुल्क है, अलग अलग। बिहार में भी देख लीजिए, सासाराम से लेकर के दूसरे इलाकों में भी जो ये मुहर्रम के समय जो कुछ हो रहा था। मुहर्रम के समय हमेशा कोई मुहर्रम है, रामनवमी है, रामनवमी के समय आपने देखा बिहार शरीफ में क्या हुआ। आप जो है 10 वर्ष पहले बिहार में ऐसी स्थिति नहीं थी कि जो धार्मिक उत्सव होते थे उसमें इस तरह से झंडा लगता था और इस तरह से लोग कुचल करके तलवार हाथ में लेकर के नारा लगाते थे, ऐसा नहीं था। झारखंड के इलाके के कुछ शहरों में ऐसा होता था, लेकिन ये जो इलाका है हम लोगों का इलाका है, यहाँ कभी नहीं होता था। और यहाँ छोटे छोटे कस्बे में भी मैंने यहाँ से वहाँ तक भगवा झंडा जो है फहरा हुआ। यहाँ जो बाबा लोग हैं, एक कौन बाबा कहलाता है जो लड़का है यहाँ आया था, हाँ, उसने कहा, नारा लगाया कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये खुलेआम नारा लगा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो राष्ट्र में कैसे चलेगा भाई? वो भारतीय संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसने जो कुछ हासिल किया है डेमोक्रेसी के जरिए, अपने आंदोलन के जरिए, उसको ये ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। क्योंकि भारतीय समाज जो है वो कभी समानता में उसका यकीन नहीं है, उसका मूल जो है विषमता है। उस विषमता को ख़त्म करने के लिए जो प्रावधान संविधान में किए गए, जो आज़ादी की लड़ाई में जो वादा किया था उसको ज़मीन पर उतारने के लिए किए गए, उन सबको ये मिटाना चाहते हैं, उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र होने का मतलब होगा कि भारतीय संविधान जो है बक्सा में बंद हो जाएगा, मनुस्मृति का पाठ शुरू होगा और उसके आधार पर धीरे 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 आगे बढ़ने की बात होगी। और जो कुछ हासिल किया है दलितों ने, आदिवासियों ने, महिलाओं ने, पिछड़े वर्गों ने इतने दिनों में लोकतंत्र से, वो उनके हाथ से वापस जो है वहीं चला जाएगा। ये स्थिति जो है, यही राजनीति है, यही इनका लक्ष्य है जो जिनके बारे में आपने नाम लिया। तो आपने सुना कि जो भारतीय समाज है उसके मूल में विषमता है, उसकी बुनियाद में विषमता है, और उस विषमता को दूर करने के लिए जब कोई उपाय किए जाते हैं तो उसके विरोध में तमाम तरह के उपाय रचे भी जाते हैं। और ये लड़ाई आगे भी इस तरह की ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि सामाजिक बदलाव का जो ये चक्र जो है वो आगे चलता रहेगा, उसको रोकने वाली शक्तियाँ भी इसके बीच में आती रहेंगी। धन्यवाद।